कट्टरपंथी इस्लामी समूहों का सत्ता पर बलपूर्वक कब्जा करना और उसके बाद वैश्विक वैधता प्राप्त करना एक खतरनाक प्रवृत्ति बन चुकी है दुनिया में, और खास करके एशियाई देशों में जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया। चूंकि ये घटनाएं भारत जैसे लोकतांत्रिक और बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के आसपास के देशों में हो रही है, इसलिए यह भारत के लिए बेहद चिंता की बात है। एक बात तो अब काफ़ी हद तक पक्की लगती है कि अगर कोई इस्लामी कट्टरपंथी समूह बलपूर्वक सत्ता हथिया लेता है तो दुनिया उसे वैध ठहराने और उसके पिछले कार्यों को माफ करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा समूह सत्ता पर कब्जा नहीं कर लेता, तब तक या तो उसके साथ लड़ा जाएगा या उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए तालिबान और अफगानिस्तान। जैसे 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक स्टेट ने आत्मघाती हमले किए जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने तालिबान को मान्यता दे दी और सहयोग करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि यह तालिबान को महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान को गलत समझा गया कहकर उसका समर्थन किया। और दूसरी घटना है सीरिया और अल जुलानी जो 2024 में हुआ। हयात तहरीर अल शाम STS के एक कट्टरपंथी इस्लामी नेता अबू मुहम्मद अल जुलानी या अहमद अल सारा को सत्ता पर कब्जा किया, और यह सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ करने के रूप में हुआ। अल जुलानी पहले इस क्षेत्र में अलकायदा का नेता था जिसके अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों से संबंध थे। उसका कट्टरपंथी संगठन STS जो पहले सीरिया में अलकायदा की शाखा थी जिसे जबात अल नुसरा कहा जाता था, अभी भी अमेरिकी विदेश विभाग की आतंकी समूहों की सूची में शामिल है। जबकि तालिबान के साथ उन्होंने जो किया, अमेरिका ने उसे फिर दोहराया। क्या? उसने STS और उसके नेता का फिर साथ दिया और अल जुलानी के खिलाफ 10 मिलियन जो डॉलर का इनाम था उसे भी हटा लिया गया। तो यह इस्लामी आतंकवादियों और चरमपंथी समूहों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो खास तौर पर अफ्रीका के गरीब देशों में, पिछड़ी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और सरकारों को गिराने के लिए IS और अलकायदा की तकनीक अपना रहे हैं। भारत की रणनीतिक भूमिका और अफगानिस्तान के संदर्भ में इसको समझिए। जैसे देखिए, सौभाग्य से क्या हुआ था कि उस समय भारत UNSC का मेंबर था। 2021 में जब तालिबान के कब्जे के बाद 30 अगस्त को UNSC प्रस्ताव 2593 पारित किया गया तो भारत ने विशेष रूप से अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किए जाने से संबंधित पैराग्राफ में अपनी छाप छोड़ दी थी। UNSC प्रस्ताव 1267 प्रतिबंध सूची में आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों का स्पष्ट संदर्भ भारत के कहने पर ही डाला गया था, जहां उसने अमेरिकी पक्ष के साथ घनिष्ठ समन्वय किया था ताकि यह सब प्रभाव डाला जा सके। ISIL और अलकायदा से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद शामिल हैं को भारत पर आतंकवादी हमले करने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए यह कदम आवश्यक था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह समय सौभाग्यशाली था कि उस समय भारत वो UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर था, अस्थायी सदस्य था। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि अफगान भूमि का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना हो, और 2593 में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया। बांग्लादेश में हालिया घटना क्या घटी? भारत भले ही बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार का पतन मुख्य रूप से एक निरंकुश सरकार द्वारा लोकतांत्रिक ताकतों को दबाने और अपनी योजना खोने के कारण हुआ हो, लेकिन शासन परिवर्तन का समर्थन करने की आड़ में अमेरिका ने स्पष्ट रूप से अपने रणनीतिक साझेदार भारत के हितों को कम करके आंका। यह मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सैन्य नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन कर रहा है जिसे बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी समूहोों को सहन करने यहाँ तक कि प्रोत्साहित करने के रूप में देखा जाता है, और यह वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा, जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन ने इस स्थिति का फायदा उठाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के लोगों ने उन्हें पूरे दिल से अपनाया है। नतीजतन इन कट्टरपंथी समूहों ने अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला करके अंतरिम सरकार को इस्लामी चरमपंथियों को जेल से रिहा करने के लिए मजबूर करके और शेख हसीना की विरासत को खत्म करने को भारत पर हमलों के साथ जोड़कर भारत विरोधी बयानबाजी करके अपने चरमपंथी विचारधाराओं के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की है। भारत को इस जाल में न फंसने के लिए सावधान रहना चाहिए। सरकार का पतन और अंतरिम सरकार का उदय हुआ बांग्लादेश में, जैसे शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया, और इस
सरकार पे इस्लामी कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और बांग्लादेश में की सरकार में और बांग्लादेश की स्थिरता के लिए क्या है, खतरा है। कट्टरपंथ का उभार हो रहा है। जमात इस्लाम और अन्य कट्टरपंथी संगठनों ने अल्पसंख्यकों पर कई हमले किए, भारत विरोधी बयानबाजी दी गई। अंतरिम सरकार ने इस्लामिक चरमपंथियों को जेल से रिहा किया। तो इस सब से क्या हो रही है, भारत के लिए चिंताएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि भारत तेजी से बढ़ता एक देश है और लोकतांत्रिक देश है। तो यदि भारत के आसपास इस तरीके से समूह, संगठन, उग्रवादी संगठन, चरमपंथी संगठन, आतंकवादी संगठन यदि बढ़ेंगे तो भारत के लिए तो चुनौतीपूर्ण होगा। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा, बांग्लादेश में कट्टरपंथ का उभार भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। पहले पाकिस्तान से खतरा था, अब बांग्लादेश से भी खतरा महसूस हो रहा है। अलकायदा और आईएस से जुड़े संगठन भारत पर हमले कर सकते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान भी हो रहा है। जैसे शेख हसीना सरकार के दौरान भारत बांग्लादेश के संबंध मजबूत थे, लेकिन नए राजनीतिक परिदृश्य में इन संबंधों को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बन गई है। धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो रहा है। धार्मिक लेंस से घटनाओं को देखना भारत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। कट्टरपंथी समूह भारत में धार्मिक तनाव को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, अगर भारत ऐसा नज़र से सिर्फ देखेगा तो इसलिए भारत को थोड़ा बृहद लेवल पे चीज़ों को देखना, सोचना, समझना होगा कि उसके नज़रिया का कहीं फ़ायदा ना उठा ले कट्टरपंथी समूह। वैश्विक संदर्भ में क्या है, जैसे अफगानिस्तान और सीरिया से सबक, तालिबान और एसटीएस जैसे समूहों को समर्थन देने से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। यह प्रवृत्ति अन्य देशों में कट्टरपंथी संगठनों को प्रोत्साहित कर सकती है। धार्मिक घृणा का बढ़ना, जैसे विश्व स्तर पर धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है। भारत ने 21-22 में गैर अब्राहम धर्मों के खिलाफ धर्मोफोबिया को उजागर किया था। भारत के लिए आगे की राह क्या है? सबसे पहले तो एक बेहतर सुरक्षा रणनीति बनानी होगी, जिसमें भारत को बांग्लादेश में कट्टरपंथ के उभार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। खुफिया और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा। द्विपक्षीय सहयोग पर जोर देना होगा। अंतरिम सरकार के साथ संवाद जारी करना और द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक और जल संसाधन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आंतरिक स्थिरता से भारत को अपने अंदरूनी धार्मिक ध्रुवीकरण से बचना चाहिए। कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वैश्विक कूटनीति, जिसमें भारत को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए। वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारत को बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए कट्टरपंथ का मुकाबला करना आवश्यक है। वैश्विक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए।